इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी का दूसरा विदेश दौरा। 15 अक्टूबर को निवेश जुटाने यूएई के दौरे पर जाएंगे। दुबई और अबू धाबी में करेंगे उद्यमियों के साथ बैठक। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए हुआ विशेष प्रकोष्ठ का गठन। विदेश में बस चुके उत्तराखंडियों को मिलेगा फायदा, सीएम धामी ने की थी घोषणा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत निकालेंगे किसान सम्मान यात्रा। 16 अक्टूबर से हरिद्वार के नारसन बॉर्डर से शुरू होगी यात्रा। किसानों की समस्याओं के समाधान का सरकार पर बनाएंगे दबाव। देहरादून में रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में हुई एक और अधिवक्ता की गिरफ्तारी। रक्षा मंत्रालय की जमीन का फर्जी बैनामा किया था ड्राफ्ट। एसआईटी रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में अब तक 3 अधिवक्ताओं को कर चुकी है गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई है। आपको बता दें, राज्य में निवेश लाने के लिए पुष्कर सिंह धामी फिर करेंगे विदेश दौरा। 15 अक्टूबर को निवेश जुटाने के लिए यूएई के दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। दुबई और अबू धाबी में करेंगे उद्यमियों के साथ बैठक। 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों में बैठक का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर धामी सरकार काफी ज्यादा प्रयासरत है, काफी ज्यादा संकल्पित नजर आ रही है। प्रदेश में, देश में और विदेश में जाकर लगातार इन्वेस्टर समिट के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया जा रहा है, निवेश जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। धामी सरकार की पुरजोर कोशिश है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। विदेश में प्रचार किया गया, इसका देश में प्रचार किया गया और एक बार फिर विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी सर, देखिए आपको बता दें कि इस तरह से जो लगातार विदेश दौरा भी चल रहा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होने जा रही है, उसको किस तरीके से जो है यहाँ पर इसको लेकर के जो है तैयारियां की जा रही है, किस तरीके से इसको सफल बनाने की जो योजना है वो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार बना रही है। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य इस दौरान यहाँ पर रखा गया है, तो उसको पूरा करने के लिए लगातार जो है यहाँ पर जो यहाँ की प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, वो विदेशी दौरे कर रहे हैं। और फिर से जो है कल की अगर बात करें तो कल से जो है उनका विदेश का जो दौरा है फिर दोबारा देखने को मिलेगा। जी, जिस तरह से हम जानते हैं विनय की लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आमंत्रित करने के तो अनेक तरीके थे, आमंत्रण भेजा जा सकता था, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद विदेश दौरे पर गए, वहां पर निवेशकों से मुलाकात की, वहां पर रोड शो किया, उनके साथ बैठक की और उसके बाद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया है। ये सफलता माना जाए सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार की, और जिस तरह से उनका दावा है कि इस बार की होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर बार के मुकाबले काफी ज्यादा सफल साबित होगी। जी सर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में देखा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में जो है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी उत्तराखंड पहुंचे थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो पसंद है युवा नेता जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री की भी पसंद है और उनका जो लगाव रहा है इस दौरान उत्तराखंड से काफी लगाव जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिला है। तो वहीं अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सरकार पूरी तरीके से जो है तैयारी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो उद्योगपति है उनको लगातार उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने का जो कार्य है इस दौरान धामी सरकार कर रही है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कि न सिर्फ विदेश में बल्कि भारत देश में भी कई जो निवेशक हैं उनसे मुलाकात की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, रोड शो किया और उनके माध्यम से भी एक बार फिर उत्तराखंड में देश के अनेक राज्यों के जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित किया गया, ताकि हर कोशिश ये की जाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश आए।
जी सर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान रखा गया है, ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने का जो कार्य है उत्तराखंड सरकार यहाँ पर कर रही है। और ऐसे में जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब दिसंबर माह में होगा, कितना इसका फायदा जो है इस दौरान उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा, जिससे कि बेरोजगारी पर जो है यहाँ पर विराम लगाया जा सके। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के जो है उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है यहाँ पर कराने जा रही है, जिससे कि इसका फायदा जो है उत्तराखंड वासियों को मिल सकेगी। जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि विदेश हो या स्वदेश, उत्तराखंड में पहुंचे निवेश। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने स्टेट हाईवे पर आए दिन रोड हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो रहे हैं। आपको बता दें, बीते दिन महाविद्यालय की 3 छात्राएं स्कूटी सवार की चपेट में आ गईं, जिसमें एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। कॉलेज गेट के सामने हो रहे सड़क हादसों से नाराज छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई संगठन के बैनर तले कॉलेज गेट, तहसील और कोतवाली में प्रदर्शन किया। दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। कल हुई दुर्घटना के आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर तहसील और कोतवाली पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारी बस यही मांग है कि हमारे कॉलेज के सामने ना स्पीड ब्रेकर बन जाए, क्योंकि कल ही हमारे कॉलेज के सामने एक केस हुआ कि 3 लड़कियां की एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से एक बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो हम बस यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कॉलेज के सामने स्पीड ब्रेकर बन जाए। हमसे एसडीएम से यही मांग है कि जल्द से जल्द अगर हमारे कॉलेज के बाहर स्पीड ब्रेकर नहीं बनता है तो हम आंदोलन पे उतर आएंगे, क्योंकि इस घटना से कल ही प्रेजेंट में हमारी कॉलेज की छात्राएं का एक्सीडेंट हुआ है जो रोड क्रॉस करी थी। अगर स्पीड ब्रेकर बनता हमारे कॉलेज के बाहर तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो हमसे यही मांग है कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बन जाए, वरना हम आंदोलन पे उतर आएंगे। उसके बाहर जो रोड है तो वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। कल ही हमारे कॉलेज में 3 छात्रों का वहाँ पे एक्सीडेंट, जो आगे एक्सीडेंट हो सकते हैं उससे बचाव हो सके। देहरादून के परेड ग्राउंड में परिवहन विभाग ने स्कूल वैनों का सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान वैन चालकों के वाहनों के जरूरी दस्तावेजों के साथ ही उनके ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। अभियान में 500 से अधिक स्कूल वैनों का सत्यापन हो चुका है। इसके साथ ही स्कूल बसों की भी जांच की जाएगी। इसके बाद स्कूलों में बच्चों के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी जांच की जाएगी। जो हमारा परिवहन विभाग है उसने स्कूल वैन के वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया था। इस ड्राइव में ये ड्राइव 3 दिन चला। कल इसका समापन हो गया है। इन 3 दिनों में 620 स्कूल वैन का सत्यापन किया गया। बेसिकली सत्यापन प्रोसेस में हमारा क्या था कि हम स्कूल की गाड़ियां होती हैं, शुरुआत हम वैन से कर रहे हैं, बाद में बसों के में भी जाएंगे हम। तो वैन को चेक करते थे हम लोग। परेड ग्राउंड में हमारा कैंप था, उसमें वैन के डॉक्यूमेंट चेक करना है, वैन की फिटनेस चेक करनी है। उसमें जो मानक होते हैं, पीले रंग का होना चाहिए, उसमें विंडो में जाल लगी होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, और बहुत अच्छा उसमें माहौल होना चाहिए, साफ सफाई का अच्छा होना चाहिए। इन सब चीजों पे हम लोगों ने किया था। आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल के ऊपर हमले किए गए, जिसमें अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश हमास की इस करतूत पर काफी आपत्ति जता रहे हैं। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने रामघाट पर दीपदान कर मां गंगा से मृतक इजरायली नागरिकों की आत्म शांति की कामना की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजराइल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है। दुनिया भर में हमास की इस घिनौनी करतूत की कड़ी निंदा की जा रही है। इस प्रकार से हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल की मानवता पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करते हुए वहां के बच्चों की गर्दनें काट दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, वहां के पुरुषों के साथ अमान्य कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना है, और जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को शक्ति प्रदान करें और इजराइल ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करे। ऐसी कामना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आज गंगा जी में हमने यहाँ पर प्रार्थना की और मृत आत्माओं के लिए हमने दीपदान किया। धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों का रहायशी इलाकों में दिखना लगातार जारी है। ताजा मामला हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 का है, जहां सुबह हाथियों का झुंड टहलते दिखाई दिया।
हाथियों के झुंड को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेंजर डीपी नौडियाल ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि जंगल से निकलकर एक हाथियों का झुंड भेल सेक्टर 1 की सड़कों पर देखा गया है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर हाथियों को जंगल में भेजा। तो आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि कुछ हाथी मध्य मार्ग क्रॉस करके पीछे वर्कर हॉस्टल के पीछे रुके हुए हैं। इनकी टोटल स्ट्रेंथ 8 थी। तो उसके बाद जैसे सूचना आई तो हमने पूरा अपना डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया। राजा जी की टीम थी, हरिद्वार वन प्रभाग की थी। रात को ये हाथी आए और उसके बाद ये वहीं रुक गए थे। तो इनको प्रॉपर सबसे बड़ा था कि पूरा मध्य मार्ग में ट्रैफिक था, पूरे स्कूल खुले हुए थे, सारे बच्चे बाहर घूम रहे थे, लोग बाहर घूम रहे थे। तो पहले हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया, पुलिस के साथ टाई अप किया, सारे ट्रैफिक को हमने रोका, सब रोडों में जो भी ट्रैफिक चल रहा था। उसके बाद स्वयं स्कूलों में जाकर हम लोगों ने बच्चों को अंदर किया, लोगों को घर के अंदर किया और उसके बाद वर्कर हॉस्टल के पीछे से सुरक्षित हाथियों को हमने जंगल की तरफ खदेड़ दिया था। तलवाड़ी में 15 अक्टूबर को बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन होगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज तलवाड़ी थराली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन होगा, जिसमें विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही सभी संबंधित अधिकारी अपने स्टॉल के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। शिविर है। इसमें सबसे खास बात यह है कि हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं माननीय न्यायमूर्ति हमारे माननीय उच्च न्यायालय के श्री मनोज तिवारी की लॉर्डशिप, उनका आगमन हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस शिविर में हमारे साथ कम से कम नहीं तो 25 से 30 विभाग सम्मिलित होंगे, जो वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं, साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी लाभार्थी होंगे उनको लाभ दिया जाएगा। हमारे जो कृत्रिम है या DDRC के तहत जितने भी लोग हैं जिनको उस दिन हम लाभ दे सकते हैं उनको लाभ दिया जाएगा। व्हील चेयर है, जैसे बैसाखी है, हमारे वहाँ पर एक आई स्पेशलिस्ट आएंगे तो वहाँ पर आंखों का परीक्षण भी होगा। जनमानस को लाभ पहुँचाने के लिए जिनकी जितनी भी जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो विधिक संबंधी है या विभागों संबंधी, वो सभी उस दिन वहाँ कवर की जाएंगी। और कुछ ऐसे प्रस्ताव जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही टेकन अप होते हैं, उनके लिए वो जरूर विशेष रूप से अपने प्रस्ताव उनको प्रेषित करें। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां मंडी परिसर में खाद्य विभाग ने 1 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू कर दी है, जिसमें इस बार जसपुर खाद्य विभाग को 65,000 कुंटल का लक्ष्य दिया गया है। खाद्य विभाग ने 3 क्रय केंद्र बनाए हैं, जहां किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक धान खरीदी जारी रहेगी। साथ ही बताया कि अब तक लगभग 1,000 कुंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों के भुगतान के लिए खाते खुलवा दिए गए हैं। जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धान खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और धान खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन की जगह में जिनके पुराने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन्हें अपडेशन के लिए हम किसानों को कह रहे हैं। अब की बार हमारे यहाँ जसूर में 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं खाद्य विभाग के, जिनका लक्ष्य 65,000 कुंटल रखा गया है और आज दिनांक तक हमारी लगभग 1,000 कुंटल की धान खरीद हो चुकी है। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने सफारी का आनंद उठाया। साथ ही पर्यटकों के साथ बातचीत भी की। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्बेट पार्क झिरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी किया। वहीं सीएम धामी ने टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे के साथ कार्बेट टाइगर प्रशासनिक प्रबंध के विषय में जानकारी भी ली। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य खटीमा विधानसभा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने PWD गेस्ट हाउस में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। प्रदेश के कई मुद्दे हैं जिन पर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। बहुत करीब आ चुका है, हम चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं। अभी कुछ कहना बेईमानी होगा। पहले भी हमने देखा घोषणा बहुत हुई है, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई धनराशि अवमुक्त हुई है।
लेकिन फिर भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री टनकपुर से लेकर टनकपुर जो हमारा बागेश्वर रेलवे लाइन का बहुत पहाड़ उतराई को पहाड़ से जोड़ती है, ग्रीन बोर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, आपदा से प्रभावित पूरा प्रदेश है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, क्या इतना धनराशि अवमुक्त करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। नवरात्रि के साथ अब लगातार त्योहारों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, लेकिन अब भी राजधानी देहरादून में धीमी गति से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से सड़कों की हालत में खासा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, जिसे देखते हुए जनता को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि पहले स्मार्ट सिटी के काम धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन अब कामों में तेजी आ गई है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिलाते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट और दिवाली के पहले देहरादून की मुख्य सड़कों के साथ स्मार्ट रोड का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। ये काम पहले बहुत स्लो थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ रफ्तार पकड़ी है और इन्वेस्टर समिट से पहले और दिवाली से पहले हम जो मेन रोडों के काम हो रहे हैं, चाहे वो चक्रोता रोड हो, चाहे राजपुर रोड हो, चाहे हरिद्वार रोड हो, चाहे एसी रोड हो, हमारी स्मार्ट रोड बननी है। उसके लिए भी हम इन्वेस्टर समिट से पहले ये सब काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये अधिकारियों को भी कहा है और लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत सचिव ब्रजेश कुमार संत ने चिन्याली सौड़ विकासखंड के तुलियाड़ा गांव का भ्रमण किया और जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। चौपाल में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा और खाद्य से संबंधित कुल 41 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं बचे हुए मामलों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। यहाँ सड़कों से चौड़ीकरण, डामीकरण, एक्सटेंशन, इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। बहुत सारी ग्राम सभाओं में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, हाइडल विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं हैं और उसमें से कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण यहीं जिला स्तर पर भी संभव है, जिसके लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर ली, वो खुद पर्सनली उसको देख रहे हैं। और जो समस्याएं शासन स्तर से होनी है, और ये पूरा जो कार्यक्रम रखा गया वो इसीलिए रखा गया, और आप लोगों की बातें मैंने पूरी सुन ली, समझ ली हैं। उन समस्याओं को मैं हर हाल में जो मेरे विभाग से संबंधित हैं, वो जो मेरे स्तर से होनी है वो मेरे स्तर से हो जाएंगी, और अन्यथा बाकी विभागों को सूचित कर दिया जाएगा, परस्यू किया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा जल्दी से। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने महिला बेस अस्पताल सिमली का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि डीडीओ कोड रजिस्ट्रेशन होने तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदारी सुनिश्चित की जाए और जरूरी उपकरणों को खरीदने के लिए जिला योजना में भी प्रस्ताव दें। साथ ही चिकित्सा सामग्री की खरीद में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। माननीय विधायक कर्णप्रयाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमने एक बैठक करी और उसका एक विस्तृत निरीक्षण भी किया, और जो भी कमियां परिलक्षित हुई हैं, चाहे वो स्टाफ की तैनाती के संदर्भ में है या फिर और भी जो नए उपकरण का क्रय किए जाना है और जिनको लगाने की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं जो शासन स्तर के हैं, तो उस पर हम भी वार्ता करके उनका जल्द से जल्द निस्तारण का हम उसका प्रयास करेंगे। देहरादून में चल रही डीजल सिटी बसों के बदले सीएनजी बसों के संचालन का प्रस्ताव उत्तराखंड परिवहन निगम ने पारित किया है, जिसे लेकर महानगर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने परिवहन विभाग का आभार व्यक्त किया। विजयवर्धन डंडरियाल का कहना है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है जो शहर में प्रदूषण को नियंत्रण करने में मददगार साबित होगा, और आगे कहा कि करीब 4 महीने पहले आरटीओ प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी के अंदर सीएनजी बसों को लाने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिससे करीब 70% कम प्रदूषण होगा। जब स्मार्ट सिटी की जब ये कल्पना कर रहे थे, उसके बाद जब ये धीरे धीरे धरातल पे आने लगा स्मार्ट सिटी का, तो हमने भी एक प्रस्ताव पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हम दे चुके हैं, जिसमें हमारे द्वारा ये कहा गया था कि जितनी भी हमारी जो बसें हैं उसमें अगर आप हमें सरकार जैसे इलेक्ट्रिक बसों का अगर आप सब्सिडी दे रहे हो, उसी प्रकार से अगर हमें 50%
अगर हमें आप सिटी बसों में अगर सब्सिडी देते हो और 50% जो है अगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का जो योजना में जो 4% या 5% जो भी लोन की वो है प्रक्रिया है, अगर हो जाती है तो हम इसको जो है धरातल पे आपकी जो है स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम भी अपनी बसों को जो है उतारने को आतुर हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप अच्छी बसों को लाने को हो तो हम भी सिटी बसों को जो है डीजल की अपेक्षा सीएनजी में लाने को तैयार हैं। सितारगंज में बीते 30 सितंबर को NH 74 पर स्थित पंजाबी ढाबे पर हुई फायरिंग के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और कार बरामद हुई है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद आरोपी पर शिकंजा कसा गया। ढाबे की घटना थी जो कि 30/9 को घटित हुई थी, जिसमें 1 अक्टूबर को एक अभियोग पंजीकृत हमने किया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा सरेआम फायरिंग की गई थी और बहुत ही गंभीर घटना थी, कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली घटना थी। हमने इसमें जो भी गैंग इन्वॉल्व था उस पूरे गैंग को हमने आइडेंटिफाई किया है और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसको हमने पिछली 6 तारीख को हमने गिरफ्तार किया था और उसके बाद एक दूसरी सफलता हमें मिली है, जिसमें एक अभियुक्त को हमने और गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सोनू गंजा है। और इससे हमने जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, जो तमंचा जिससे फायर किए गए थे, वो भी हमने बरामद किया और साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी हमने बरामद किया है। तो इन सबका संज्ञान लेकर के इन्वेस्टिगेशन में सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग कर। 30 सितंबर को देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र स्थित लाल पुल के नीचे एक युवक का शव मिला। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक शिव को उसके ही दोस्तों ने 3-4 हजार रुपयों के लिए मौत के घाट उतार दिया था। चंद पैसों को लेकर हुए विवाद में डंडे से सिर पर वार कर शिव कुमार की हत्या कर दी गई। मृतक के 3 दोस्तों में से 2 दोस्त चोरी और ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल भी जा चुके हैं। बॉडी को डिस्पोज करने के लिए वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था बसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ये मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। साथ ही साथ जो उसमें तीसरा अभियुक्त था वो मौके से फरार था। जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तलाश की गई और उसको भी जो है आशीष है जो इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नशा करने के आदी थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहाँ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए उनके द्वारा एक स्कूटी चोरी की गई और लाल पुल के नीचे गाली कटी हुई है, वहां से डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। तो इसका जो मोबाइल था विक्टिम का, जो मृतक है, वो भी बरामद कर लिया गया और इनसे 2 अभियुक्त है उनका भी पुलिस पीसीआर में या जुडिशियल परमिशन लेकर उनको भी बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।